हम अक्सर सोचते हैं कि पुराने कब्रिस्तान बस इतिहास के शांत गवाह होते हैं। ऐसी जगहें जहां समय रुक सा जाता है और किसी को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर उन कब्रों में से कुछ सिर्फ दफन नहीं बल्कि जानबूझकर बंद की गई हों। कोलकाता के साउथ पार्क स्ट्रीट से ज्यादा दूर नहीं एक कम चर्चित जगह है, काली घाट के पीछे छुपा हुआ एक पुराना शमशान, जहां 90 के दशक में एक अजीब नौकरी ने एक आदमी की जिंदगी बदल दी थी। उस आदमी का नाम था सौरभ मुखर्जी और उसे 30 साल तक एक ऐसी कब्र की रखवाली करने के लिए पैसे दिए गए जिसे खोलना किसी भी कीमत पर मना था। सौरभ कभी पत्रकार बनना चाहता था। कॉलेज के दिनों में वो छोटे छोटे अखबारों के लिए क्राइम कॉलम लिखता था, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ सीधा खेल नहीं खेला। एक असफल रिश्ता, लगातार रिजेक्शन और आर्थिक तंगी, ये सब उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर चुके थे। उस समय उसे बस एक चीज चाहिए थी, कोई मौका जिससे वो फिर से खड़ा हो सके। एक रात जब वो अपने छोटे से किराए के फ्लैट में बैठा था, आधी बोतल खत्म कर चुका था, तभी उसकी नजर अपनी गोद में रखे एक सफेद लिफाफे पर पड़ी। उसने उसे वहां रखा नहीं था और दरवाजा भी अंदर से बंद था। उसके गले में हल्की सी कसावट हुई। ये यहां आया कैसे? उसने मन ही मन सोचा। उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, साफ, सटीक, बिना किसी भाव के लिखी हुई। श्री सौरभ मुखर्जी, हमें आपके बारे में काफी समय से जानकारी है। हमें विश्वास है कि आप एक विशेष कार्य के लिए उपयुक्त हैं। कार्य सरल है। आपको कालीघाट क्षेत्र के एक निर्धारित स्थान पर स्थित एक कब्र की निगरानी करनी होगी। समय सूर्यास्त से सूर्योदय तक, सप्ताह में 4 दिन। किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत हमें दें। आपके संरक्षक। सौरभ कुछ सेकंड तक बस उस चिट्ठी को घूरता दौड़ रहे थे। कोई मजाक, कोई अजीब असाइनमेंट? लेकिन नीचे लिखी रकम ने उसकी सोच रोक दी। इतनी रकम जितनी उसने कभी एक महीने में भी नहीं कमाई थी। उसने फोन नंबर डायल किया। लाइन उठी, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ हल्की सी सांसों की आवाज और स्टैटिक था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? उसने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर बिना सोचे, मैं ये काम कर लूंगा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ। कॉल कट गई। अगले दिन एक और लिफाफा उसके दरवाजे के नीचे सरका हुआ मिला। इस बार अंदर एक नक्शा था, शमशान का, और एक जगह पर गहरे लाल रंग का निशान। उस रात सौरभ पहली बार वहां पहुंचा। जगह वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। शहर के बीच होते हुए भी वहां एक अजीब सन्नाटा था, जैसे आवाजें खुद उस इलाके में आने से डरती हों। पुराने पेड़, टूटी हुई चबूतरे और हवा में एक अजीब सी सीलन। वो धीरे धीरे उस लाल निशान तक पहुंचा। उसके सामने एक पत्थर की कब्र थी, बाकी कब्रों से अलग, ज्यादा पुरानी और अजीब तरह से घिसी हुई। उस पर नाम लगभग मिट चुका था, बस 2 अक्षर साफ थे, भ और र। भ र, ये नाम है या कुछ और? उसने मन ही मन सोचा। वो वहीं बैठ गया, अपनी किताब खोली और पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन हर कुछ सेकंड में उसकी नजर खुद ब खुद उस कब्र पर चली जाती। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी, तीसरी, हफ्ते, महीने, धीरे धीरे वो जगह उसके लिए अजीब तरह से सामान्य बन गई। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा और वही पत्थर, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। हर सुबह जब वो घर लौटता, पैसे पहले से रखे होते। उसने सवाल पूछना बंद कर दिया। साल गुजरते गए और वो कब्र, वो शमशान उसका एकमात्र स्थिर सहारा बन गया। लेकिन एक बात उसने कभी नोटिस नहीं की कि उस कब्र के आसपास की मिट्टी बाकी जगहों से हमेशा थोड़ी ज्यादा ढीली रहती थी। सालों तक वही रूटीन चलता रहा। सौरभ हर हफ्ते 4 रातें उस कब्र के पास बैठता।
किताब पढ़ता, कभी कभी बस अंधेरे को घूरता रहता। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी शांति बस गई थी, जैसे वो जगह अब उसे डराती नहीं बल्कि अपने अंदर समेट लेती थी। लेकिन शांति के नीचे कुछ और भी था, एक हल्की सी बेचैनी जो वो कभी ठीक से समझ नहीं पाया। उसने नोटिस करना शुरू किया कि उस कब्र के आसपास की मिट्टी अक्सर बदली हुई लगती थी, कभी हल्की सी उभरी हुई, कभी दबाई हुई, जैसे किसी ने उसे छेड़ा हो। शुरुआत में उसने इसे जानवरों का काम समझा, शायद कुत्ते होंगे या नेवले। उसने मन ही मन खुद को समझाया, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब हवा बिल्कुल स्थिर थी, उसने अपने पीछे से बहुत हल्की सी खुरचने की आवाज सुनी। आवाज इतनी धीमी थी कि अगर वो पूरी तरह चुप न बैठा होता तो शायद सुन भी नहीं पाता। उसका ध्यान तुरंत उस तरफ गया, शरीर अपने आप तन गया। ये हवा नहीं है, उसके दिमाग में ख्याल आया और दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वो धीरे धीरे मुड़ा। पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सूखे पत्तों की परत। कुछ सेकंड तक वो वहीं देखता रहा। फिर उसने खुद को समझाया, ओवरथिंक मत कर, यहां कुछ नहीं है। लेकिन उसके हाथ अब पहले जैसे स्थिर नहीं थे। उस रात के बाद चीजें बदलने लगी। कभी उसे लगता कि कब्र के पास बैठते ही तापमान अचानक गिर जाता है, कभी हवा बिना वजह भारी हो जाती, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, बहुत करीब से। एक बार उसने साफ साफ महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसका गला सूख गया। कोई है क्या? उसने धीरे से पूछा। आवाज में हल्की सी कपकपी थी। कोई जवाब नहीं आया। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को तर्क दिया, यहां मैं अकेला हूं, हमेशा से, और हमेशा रहूंगा। लेकिन उस रात के बाद उसने पहली बार अपनी पीठ कब्र की तरफ करके बैठना बंद कर दिया। दिन बीतते गए और एक और चीज धीरे धीरे उसके ध्यान में आने लगी। उस कब्र पर लिखे अक्षर। 30 साल में उसने कभी उन्हें बदलते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि वो 2 अक्षर भ और र थोड़े थोड़े साफ हो रहे हैं, जैसे कोई उन्हें भीतर से उकेर रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? उसने सोचा, उंगलियों से पत्थर को छूते हुए। पत्थर ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा, और उस ठंड में उसे एक बहुत हल्की सी धड़कन महसूस हुई। वो तुरंत पीछे हट गया। दिल अब तेजी से धड़क रहा था, दिमाग तर्क ढूंढ रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसी रात पहली बार उसने अपने संरक्षकों को कॉल किया। फोन तुरंत उठा, लेकिन इस बार सिर्फ स्टैटिक नहीं था। दूसरी तरफ से बहुत धीमी, बहुत गहरी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज धीरे धीरे जाग रही हो। सौरभ का गला सूख गया। वो कब्र, कुछ ठीक नहीं है, उसने कहा। शब्द खुद ब खुद निकल रहे थे। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक बेहद भारी आवाज सुनाई दी, जो इंसानी कम और कुछ और ज्यादा लग रही थी। नजर मत हटाना। लाइन कट गई। सौरभ कुछ सेकंड तक फोन को देखता रह गया। मत हटाना मतलब क्या? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उस रात के बाद उसने सच में कभी उस कब्र से अपनी नजर हटाने की हिम्मत नहीं की। और तभी उसे एहसास हुआ कि जब भी उसकी नजर कुछ सेकंड के लिए भी हटती थी, तो मिट्टी थोड़ी और हिल चुकी होती थी। अब सौरभ के लिए वो जगह सिर्फ नौकरी नहीं रही थी, वो एक निगरानी बन चुकी थी,
जिसमें एक पल की भी चूक भारी पड़ सकती थी। उसकी आंखें अब हर वक्त उसी कब्र पर टिकी रहती थीं। किताबें बंद हो चुकी थीं। रातें अब पढ़ने में नहीं, बस देखने में गुजरती थीं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि नजर मत हटाना कोई सलाह नहीं थी, वो एक नियम था। एक रात, करीब आधी रात के बाद, उसकी पलकों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उम्र का असर अब साफ दिखने लगा था। उसने खुद को जगाए रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। बस कुछ सेकंड। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसका दिल जैसे सीने में अटक गया। कब्र के सामने की मिट्टी पहले से ज्यादा उभरी हुई थी। उसने तुरंत अपने पैरों को पीछे खींचा। सांसें तेज हो गई। मैंने कितना टाइम बंद रखा था आंखें? उसके दिमाग में सवाल गूंजा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद पहले से ही ऐसा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन दिल उस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो धीरे धीरे आगे झुका, हाथ बढ़ाकर मिट्टी को छूने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां करीब पहुंची, अंदर से हल्की सी हरकत हुई। वो झटके से पीछे हट गया। उसका गला सूख गया। सांसें अब टूट टूट कर आ रही थी। ये जिंदा है, यह ख्याल उसके दिमाग में जैसे खुद ब खुद उभर आया। और तभी उसने कुछ और नोटिस किया। कब्र पर लिखे अक्षर अब और साफ हो चुके थे। भैर। उसने शब्द को धीरे से पढ़ा और उसी पल उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। भैरव, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही यह नाम उसके दिमाग में पूरा हुआ, जमीन ने एक झटका लिया। इस बार हल्का नहीं, साफ महसूस होने वाला। मिट्टी हिलने लगी। सौरभ अब पूरी तरह खड़ा हो चुका था। उसका शरीर पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मिट्टी के बीच से एक दरार उभरी और फिर कुछ अंदर से ऊपर की तरफ धक्का देने लगा। पहले उंगलियां दिखीं, काली, सूखी और असामान्य रूप से लंबी। फिर एक आधा सड़ा हुआ हाथ जो मिट्टी को पकड़कर खुद को ऊपर खींच रहा था। सौरभ की सांस अटक गई। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, भागो, लेकिन शरीर जड़ हो चुका था। हाथ धीरे धीरे बाहर आया और फिर जैसे उसे किसी चीज का एहसास हुआ, वो रुका और फिर सीधे सौरभ की तरफ मुड़ा। उसकी उंगलियां हवा में टटोलती हुई आगे बढ़ीं, जैसे वो उसे महसूस कर रही हों। सौरभ का दिल अब इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने मन ही मन कहा, पीछे हटते हुए। लेकिन हाथ ने अचानक झपट्टा मारा। उसकी टांग पकड़ ली। एक ठंडी सड़ी हुई पकड़ जो असामान्य ताकत से कस गई। सौरभ के मुंह से एक दबा हुआ चीख निकली। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। दूसरी टांग से उसने उस हाथ पर लात मारी। एक बार, दो बार, तीसरी बार पर पकड़ थोड़ी ढीली हुई। वो तुरंत पीछे गिरा, खुद को खींचते हुए दूर ले गया। उसकी टांग से खून रिस रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस करने का भी वक्त नहीं था। वो घबराहट में फोन निकालता है, कॉल लगाता है। फोन तुरंत उठता है। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बाहर आ रहा है, वो जाग गया है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही गहरी भारी आवाज, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ और ज्यादा करीब। तुमने नाम पढ़ लिया। सौरभ का दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने कुछ नहीं। नियम टूट गया। उसकी सांस अटक गई। कौन सा नियम? कुछ सेकंड की खामोशी और फिर, अब वो तुम्हें देख सकता है। लाइन कट गई।
सौरभ के हाथ से फोन गिर गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा वो हाथ अब अकेला नहीं था। मिट्टी के अंदर से कुछ और ऊपर आ रहा था, कुछ जो सिर्फ हाथ नहीं था। सौरभ का शरीर अब अपने आप पीछे खिसक रहा था, घुटनों के बल, फिर कोहनियों के सहारे। हर इंच दूरी जैसे उसकी जान बचा रही थी, लेकिन उसकी नजर उस जगह से हट नहीं रही थी जहां मिट्टी अब पूरी तरह फट चुकी थी। उस दरार के भीतर से कुछ और ऊपर धकेल रहा था, धीरे धीरे लेकिन बेहद ताकत के साथ। पहले कंधे जैसा कुछ दिखा, फिर एक टेढ़ा मेढ़ा धड़ जो इंसानी बनावट से मेल खाता था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं था। हड्डियां जैसे गलत जगहों पर जुड़ी हुई थी और उनके बीच काली सड़ी हुई परत चिपकी हुई थी। सौरभ का गला सूख चुका था। ये इंसान नहीं है, यह ख्याल उसके दिमाग में साफ गूंजा। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन घायल टांग उसका साथ नहीं देती। जैसे ही वो वजन डालता है, तेज दर्द उसकी कमर तक दौड़ जाता है। उसकी सांस फटने लगती है। उधर वो चीज अब आधी बाहर आ चुकी थी। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। चेहरा या जो भी था साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह दो गहरे खाली गड्ढे थे और उन गड्ढों के भीतर हल्की सी हरकत थी, जैसे अंधेरा खुद सांस ले रहा हो। सौरभ की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसने मन ही मन खुद को संभालने की कोशिश की। भाग अभी, नहीं तो यहीं खत्म हो जाएगा सब। वो किसी तरह खड़ा होता है। शरीर कांप रहा है, लेकिन डर अब उसे धक्का दे रहा था। वो मुड़ता है और दौड़ने की कोशिश करता है। पीछे से मिट्टी टूटने की आवाज आती है। कुछ पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। हर कदम पर टांग जवाब दे रही है, फिर भी वो खुद को आगे धकेल रहा है। शमशान के पेड़, रास्ते, टूटे हुए पत्थर सब धुंधले हो चुके थे, लेकिन एक चीज साफ थी। पीछे से आती आवाज, घसीटने की, रेंगने की और कभी कभी किसी भारी चीज के अचानक जमीन पर गिरने की। वो आवाज उसके करीब आ रही थी, बहुत तेजी से। सौरभ की सांस अब डूब चुकी थी। सीना जल रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। बस कार तक पहुंच जाऊं, उसने मन ही मन कहा। जैसे ही वो शमशान के गेट के पास पहुंचा, उसने एक पल के लिए पीछे देखने की गलती कर दी। वो चीज अब पूरी तरह बाहर थी। उसका शरीर जमीन से चिपका हुआ था, लेकिन उसकी हरकत इंसानों जैसी नहीं थी। हाथ पैर उल्टी दिशाओं में मुड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और उसका सिर असामान्य रूप से स्थिर सीधे सौरभ की तरफ टिका हुआ। और तभी उसकी खाली आंखों के गड्ढों में हल्की सी लाल चमक उभरी। सौरभ के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। ये मुझे देख रहा है। यह एहसास इतना साफ था कि उसने बिना सोचे फिर से दौड़ लगा दी। वो किसी तरह कार तक पहुंचा, दरवाजा खोला, खुद को अंदर गिराया और तुरंत लॉक कर दिया। हाथ कांप रहे थे। चाबी घुमाने में भी उसे 2 सेकंड ज्यादा लगे। इंजन स्टार्ट हुआ। उसने एक्सेलरेटर दबाया। कार झटके से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो चीज गेट के पास खड़ी थी। खड़ी जबकि कुछ सेकंड पहले वो रेंग रही थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो उसे जाते हुए देख रही हो। और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर कुछ हिला, जैसे मुस्कान।
सौरभ ने तुरंत नजर हटा ली। कार अब तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। उसका दिल अब भी काबू में नहीं था, लेकिन एक बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, नियम टूट गया। और अब वो चीज सिर्फ कब्र तक सीमित नहीं रही थी। सौरभ जैसे तैसे घर पहुंचा। हाथ अब भी कांप रहे थे, सांसें बेकाबू थीं। उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, फिर एक बार नहीं 2 बार चेक किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर आते ही उसे वही एहसास फिर से होने लगा, जैसे वो अकेला नहीं है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। सब ठीक है, तू घर पर है, यहां कुछ नहीं आ सकता, उसने मन ही मन कहा। लेकिन दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। कमरे में हल्की सी मिट्टी की गंध फैली हुई थी। उसका ध्यान तुरंत फर्श की तरफ गया। दरवाजे से लेकर अंदर तक हल्के हल्के गीले निशान थे, जैसे कोई चीज घसीटते हुए अंदर आई हो। उसकी सांस अटक गई। नहीं, ये यहां कैसे? वो धीरे धीरे उन निशानों को फॉलो करने लगा। हर कदम पर उसका दिल और तेज धड़कने लगा। निशान सीधे उसके कमरे की तरफ जा रहे थे। उसने दरवाजे के सामने रुककर कुछ सेकंड तक खुद को संभाला। हाथ दरवाजे के हैंडल पर गया, लेकिन उसने तुरंत नहीं खोला। अगर अंदर कुछ हुआ तो? यह ख्याल उसके दिमाग में घूम गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन बिस्तर के पास की जमीन पर मिट्टी का एक छोटा सा ढेर था, और उसके बीच में एक उंगली, काली, सूखी, वही बनावट, वही सड़न। सौरभ का गला पूरी तरह सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी टेबल पर रखा फोन खुद ब खुद बज उठा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। लाइन पहले से जुड़ी हुई थी, वही भारी आवाज, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। सौरभ की आवाज टूट रही थी। ये क्या है? वो यहां कैसे? वो हमेशा यहीं था। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर तुम्हारा काम था उसे बांधे रखना। उसकी सांस रुक गई। मैंने क्या किया? आवाज और गहरी हो गई। तुमने उसका नाम पूरा कर दिया। सौरभ के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसके दिमाग में वो पल दोबारा घूम गया। भैरव। उसी पल उसके कमरे की लाइट हल्की सी झपकी, और फिर बिस्तर के पीछे कुछ हिला। सौरभ का शरीर जम गया। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी। अंधेरे कोने में वो खड़ा था। अब वो जमीन पर नहीं रेंग रहा था, सीधा खड़ा। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा पूरा लग रहा था, जैसे हर सेकंड वो खुद को फिर से जोड़ रहा हो। उसकी आंखों के गड्ढों में अब साफ लाल चमक थी, और उसका सिर धीरे धीरे झुक रहा था सौरभ की तरफ। सौरभ की सांस अटक गई। नहीं, दूर रहे, उसने पीछे हटते हुए कहा, लेकिन आवाज में कोई ताकत नहीं थी। वो चीज एक कदम आगे बढ़ी। फर्श पर घिसटने की आवाज आई, लेकिन उसके पैर हिले नहीं, जैसे वो बिना चले आगे आ रहा हो। सौरभ दीवार से टकरा गया। अब पीछे जाने की जगह नहीं थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभी फट जाएगा। तुम कौन हो? उसने आखिरी कोशिश में पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उस चीज के चेहरे पर वही अजीब सी हरकत हुई, मुस्कान और एक टूटी हुई गहरी आवाज, जो तुम्हारे बाद वहां बैठेगा। सौरभ की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? उसकी बात पूरी होने से पहले कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा। कुछ सेकंड या शायद मिनट, कुछ समझ नहीं आया। फिर एक हल्की सी खुरचने की आवाज, जैसे
मिट्टी फिर से हिल रही हो। अगली सुबह सौरभ का घर खाली मिला। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई खून नहीं, कुछ भी नहीं। बस उसके कमरे के बीचों बीच मिट्टी का एक बड़ा ढेर और उसके अंदर आधा दबा हुआ एक पत्थर, जिस पर अब 3 अक्षर साफ दिख रहे थे, भैर। और नीचे एक नई तारीख उभर रही थी, आज की। दोस्तों, सौरभ मुखर्जी की यह कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो कब्र अब भी खाली है, या फिर कोई और आज रात वहां बैठा है उसी नियम के साथ। अगर आप उस जगह होते तो क्या आप अपनी नजर एक पल के लिए भी हटा पाते? कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए तमस फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कुछ कब्रें कभी खाली नहीं होती।